लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो आपसे शेयर करना है। तो कुछ मैंने कुछ तकरीबन 12 एक क्वेश्चन मेरे पास आए हैं जी, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा, और प्लस जो आप क्वेश्चन लाइव करेंगे उसका भी कोशिश करेंगे आपको वन बाय वन करके जवाब दें, या आपसे टाइम गेन करके उसको बाद में रिजॉल्व करें। तो पहला जी मेरे पास सवाल आया हुआ है जो लोगों ने जो रेज किया हुआ है, वो ये है कि जो प्रॉफिट ऑन डेट आजकल इशू चला हुआ है, उस पर जो बैंक या नेशनल सेविंग सेंटर है या डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट रिसीट के ऊपर वो 5 लाख रुपए तक एनुअल प्रॉफिट होगा, तो उस पर जो है वो 10% टैक्स जो है वो बैंक या नेशनल सेविंग सेंटर काट के दे रहा है। तो उससे अब रेसिपिएंट क्या करता है, जब वो रिसीव करता है तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट उसका आ जाता है वो 15% है, क्योंकि 7B के अंदर वो टैक्सेबल है। तो दोनों में से ओबियसली जो ज़्यादा वाला है वो उसको पे करना। मैं टॉपिक लिख देता हूँ जी ताकि आपको उसको करने में आसानी रहे। सबसे पहला जी टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट, ये नंबर 1 है जी। मैं नंबर 1 करके इसी तरह शेयर कर देता हूँ। तो ये पहला आपके पास प्रॉफिट ऑन डेट वाला जो पॉइंट है ये आपके पास आ गया है कि प्रॉफिट ऑन डेट को कैसे ट्रीट करना है। उसमें ये है कि आप 10% का क्रेडिट लेंगे आप, और 15% अगर एग्जम्पशन ना हुई है, जैसे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इसको एग्जम्पशन है, तो उस सूरत में फिर वो कंडीशन मेट करेंगे, 79 क्लॉज में वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और जहाँ जहाँ एग्जम्पशन है वो आप ले लेंगे। अदरवाइज ये टैक्स जो होगा वो 15% पे होगा, 50 लाख तक अगर आपका रेंटल प्रॉफिट ऑन डेट होगा, और 15% लाइबिलिटी निकलेगी। बाकी का 5% या तो आप अपने रिफंड के अगेंस्ट जो पड़े हुए पीछे वो एडजस्ट कर लें, या फिर बाकी का बैलेंस आप जमा करवा दें जी। जमशेद बिन जवेद आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं शेयरिंग कर रहा हूँ जी वन बाय वन करके। आपका कोई सवाल हो तो आप भी रेज कर दें। मैंने पहला पॉइंट जो है आप लोगों को टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो मैंने शेयर कर दिया है। अच्छा, अब दूसरा मेरा जो पॉइंट है जी वो इसको एक और चीज़ में बताता चलूँ, इसको अपने इनकम में जमा नहीं करना है, तो क्योंकि जमा कर देंगे वरना प्रोपोर्शनल टैक्स हो सकता है उस पर ज़्यादा निकला है। तो प्रॉफिट ऑन डेट को आपने सेपरेट ही रखना है, जो कि सेपरेट ब्लॉक के अंदर जाएगा। अच्छा, दूसरा जी मेरे पास जो सवाल आया हुआ है वो है डिस्कशन नंबर 2 जो है वो है डिस्कशन ऑन मिनिमम टैक्स रिजीम। जी, अब ये ओबियसली ये सारी फॉर द टैक्स ईयर 2020 जी। अभी इनकम टैक्स लॉ में आपको पता है जो पिछला बजट आया था, जो कि टैक्स ईयर पिछले बजट से जो पिछला बजट था जो टैक्स ईयर 20 पे एप्लीकेबल था, उन्होंने कमर्शियल इंपोर्ट्स उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट सप्लाईज प्रॉफिट ऑन डेट और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो FTR से निकाल के उन्होंने मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर डाल दी थी। ठीक है, अब उसमें क्या किया उन्होंने कहा जी कि आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करें, या ये जो टैक्स होगा विच एवर इज हायर जो होगा वो बेसिकली आप पे करेंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा कि लोग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, फिर उसमें से टैक्सेबल इनकम आएगी, और वो जो टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स होगा, या अदरवाइज जो लॉ के अंदर मिनिमम टैक्स है जैसे 113 मिनिमम टैक्स है, या बिजली के ऊपर स्पेसिफाइड लोगों के लिए टैक्स है, या कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाईज और उसके अगेंस्ट है, एक्सेप्ट कि वहाँ जहाँ नॉर्मल टैक्स रिजीम में केस कवर्ड होता हो, तो वो दोनों को कंपेयर करके आप टैक्स जो है वो जमा कराएंगे। ये मेरे 2 पॉइंट्स है जी। अब लाइव एक क्वेश्चन आया, वो कहते हैं अजहर हुसैन, सैयद अजहर हुसैन कह रहे हैं रिटर्न रिवाइज वुड इट बी कंसिडर्ड एज लेट फाइलिंग रिटर्न रिवाइज। नहीं सैयद अजहर हुसैन साहब, आप जब रिटर्न रिवाइज करते हैं तो जिस डेट पे आप रिवाइज करेंगे, अगर आप 114(6) या 6 में जहां फॉल करते हैं उसके मुताबिक आप अगर फाइल करते हैं, उसी कंडीशन मेट करते हैं, तो जिस दिन आप रिवाइज करेंगे वो उसी दिन ही आपका जो होगा वो डीम टू बी ऑर्डर 2020 के मुताबिक जो लॉ था वो बनेगा, तो आपकी वो लेट फाइलिंग कंसिडर नहीं होगा जी। सैयद अजहर हुसैन साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दीजिएगा जी। 30 मिनट का ये सेशन है, हम कोशिश करेंगे जितने सवाल आप लोगों से शेयर कर सकें जी। मेरे पास जो कॉन्सेप्ट था 2 सवाल हो गए, तीसरा मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि तीसरा मैं नंबर लिख लूँ जी, पहले आपको फिर शेयर कर देता हूँ। आपने एक्सटेंशन फॉर फाइलिंग ऑफ
इनकम टैक्स रिटर्न एंड वेल्थ स्टेटमेंट फॉर द टैक्स ईयर 2020। जी, ये एक्चुअली क्वेश्चन ये आया जी कि जो एक्सटेंशन है वो कैसे फाइल की जाएगी। देखिए डेट तो वैसे 8 आपको पता है 8 दिसंबर थी, वो तो गुजर गई। अगर उस तक हो जाता तो बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर भी आप उसको रिक्वेस्ट को अगर अगर पोर्टल पे जा रही है तो उस पर कर दें, नहीं तो मैनुअली फाइल करके इसका टाइम जो है वो आप गेन कर लें, ताकि और दोनों की एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग होएगी। इनकम टैक्स रिटर्न की अलग होएगी और वेल्थ स्टेटमेंट की अलग होएगी। आप एक ही लेटर में भी दोनों मार्क कर सकते हैं, लेकिन दोनों सेक्शंस को कवर करना पड़ेगा। जी, ये था आपका जी आज का तीसरा क्वेश्चन। अच्छा, चौथा क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ जी, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो है जी फर्दर सेल टैक्स की बात हो रही है। जी, ये फर्दर सेल टैक्स है जी, जो 3% आपका, ये नेक्स्ट पॉइंट है जी। ये चौथा पॉइंट है जी, इस पे बात हो रही है। सवाल आया था जी क्या जो सेल टैक्स है वो फर्दर सेल टैक्स जो है एक्सपोर्ट के ऊपर चार्ज होगा, क्योंकि 3(1)(a) के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट कर दी थी, और उधर से सेक्शन 4 के अंदर के जी ये नॉन एब्सेंटी अब क्लॉज नहीं रहा, और इस पे लोगों को लग रहा था कि सेल्स टैक्स जो है इस पे चार्ज हो जाएगा। देखिए फर्दर सेल टैक्स जो है, दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं। नंबर 1 ये कि जिसको आप सेल कर रहे हैं क्या उसका रजिस्टर्ड होना लाजमी है। अगर तो उसका एक्सपोर्टर का जो बाहर बंदा इंपोर्ट कर रहा है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है, तो उसको रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर आप उसको फर्दर सेल टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। जिस तरह जनरल पब्लिक को जब आप सप्लाई करते हैं तो या एग्जाम सप्लाई आप करते हैं तो वहाँ फर्दर सेल टैक्स का चार्ज होना लाजमी नहीं होगा। तो चूंकि वो ज़रूरी नहीं है, इसलिए उस पर फर्दर सेल टैक्स जो है वो चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता लोकल अगर आप करेंगे ऐसे लोगों को जिनको रिक्वायर्ड होगा, तो वहाँ फिर फर्दर सेल टैक्स 3% चार्ज करके आप। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो 3% आप चार्ज करेंगे ये विदाउट इनपुट के होगा, और पूरे का पूरा एज इट इज़ ही आपने स्टेट को जमा करवा देना है जी। आगे सैयद अजहर हुसैन कह रहे हैं हाउ टू गेट नॉन रेजिडेंट एग्जम्पशन सर्टिफिकेट। ये सैयद अजहर हुसैन साहब पहले तो ये बताएं कि आपका जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है, किस चीज़ का एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आप मांग रहे हैं, और किस सेक्शन में आप लेना चाह रहे हैं। बात करें तो फिर मैं कोई जवाब आपको दे सकूंगा जी। एग्जम्पशन सर्टिफिकेट किस चीज़ का, वो मुझे ज़रा कोट कर दें ताकि फिर इसका मैं आपको जवाब दे सकूं। तब तक मैं अगला जो पॉइंट है वो शेयर करता हूँ। नंबर जो 5 मेरे पास है वो है, अच्छा उसको मैं फर्दर को भी पूरा कर दूं। जो सेक्शन आपका 14 है जो रजिस्ट्रेशन का है, वो यही कहता है कि जो पाकिस्तान में टैक्सेबल सप्लाई करेगा उसको रजिस्ट्रेशन लाजमी है। आल्दो के जीरो रेटेड भी टैक्सेबल गुड्स है, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान में सप्लाई नहीं है, इसलिए वो जो है वो तब भी इस वजह से भी उसके ऊपर फर्दर सेल टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। अच्छा जी, नंबर 5वां क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर जी डिस्कशन होनी है। Foreign remittances received in पाकिस्तान। जी, ये नंबर 5वां पॉइंट जी आपके सामने है। अगर आपको बाहर से पैसे रिसीव होते हैं तो लोग कह रहे हैं जी उसके ऊपर ज़रा डिस्कशन करते हैं। देखिए बात ये हो रही है, अगर तो आपका अपना पैसा है, यानी अगर आपका भाई भेज रहा है, बहन भेज रही है, वाइफ भेज रही है, फादर भेज रहे हैं, रिलेटिव भेज रहे हैं, तो फिर तो वो ज़ाहिर बात है वहाँ अर्न किया गया है। तो नॉन रेजिडेंट जो पाकिस्तान में पैसा भेजेगा बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजे ज़्यादा बेहतर है, मनी चेंजर के थ्रू भी आ सकता है। अपना पैसा जो आपका पता है किसने किसको भेजा है, तो वो तो चले एग्जाम्प्ट है पाकिस्तान। अब रही बात जो दूसरा 111(4) की बात हो रही है, तो 50 लाख रुपए तक एक बंदा जो अपनी जो अमाउंट है वो बाहर से भेज सकता है विदाउट सोर्स के बताएगा, 1 साल में एक बंदा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपको उसके अंदर जाके बताना पड़ेगा कि ये पैसा क्यों आपके पास आया और किसने भेजा। हाँ जी, ये तो फॉरेन रेमिटेंस के बारे में। इस मीन वाइज सवाल आया जी, वो कह रहे हैं प्रॉफिट ऑन डेट पर एग्जम्पशन फॉर नॉन रेजिडेंट। ये सैयद अजहर हुसैन साहब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका अगर नॉन रेजिडेंट है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू पाकिस्तान में भेजेगा पैसा, और वो पाकिस्तानी नेशनल था पहले,
तो और बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा आया, तो उसमें जो प्रॉफिट ऑन डेट है उसके डिफरेंट क्लॉजेज हैं। आप क्लॉजेज ले लें 72 से लेके 279 तक। हाँ, क्लॉजेज 72 to 90 79 ऑफ दी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जी। इसको आप पढ़ लें, अगर आप इसकी कंडीशंस को मेट करेंगे तो तभी नॉन रेजिडेंट की जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो एग्जेम्प्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है जी आपको जवाब मिल गया होगा। ये 5वां मैंने आपसे शेयर किया है। अब मैं जा रहा हूँ जी छठा पॉइंट आपसे शेयर करने। छठा पॉइंट क्या जी मेरे पास आया हुआ है, परचेज ऑफ एसेट्स है जी, उस पर बड़ा अच्छा दोनों का परचेज अंडर दी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जी। छठा पॉइंट हमारा जी परचेज ऑफ एसेट। इस वक्त आपको पता है लिमिटेशन लगी हुई है। अगर आपने एसेट परचेज करना है तो 75 सेक्शन 75A जो सेक्शन है वो लग गया हुआ है। तो उसके मुताबिक पहले तो लिमिटेशन थी ना, वो तो सर्टन एसेट्स को खरीदने नहीं दे रहे थे। फिर उन्होंने कहा जी 75A लगा देते हैं। उन्होंने कहा जी अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी आप लेंगे या एसेट लेंगे आप, तो उसमें 50 लाख से ज़्यादा अगर होगा तो फिर आप क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे। और इसी तरह अगर मूवेबल एसेट है तो 10 लाख से ज़्यादा हुआ तो वो आप क्रॉस चेक में लेंगे। अगर आप इस तरह नहीं करते तो क्या इम्प्लीकेशन आएगी कि आपको ये होगा कि उसमें जो 50 लाख अगर बिजनेस एसेट हुआ तो उस पर डेप्शन नहीं मिलेगी, और अगर पर्सनल हुआ तो वो कैपिटल गेन पर्पस के लिए कॉस्ट में से वो सेल प्राइस में से माइनस नहीं किया जाएगा जी। ये 75 है। और प्लस अगर आप इस तरह कर भी लेते हैं कि नहीं जी हमने बेचना नहीं है और कल को कॉस्ट नहीं अलाउ होनी, तो फिक्स एसेट में 5% की पेनल्टी उन्होंने रखी हुई है जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द डेट ऑफ परचेज होगी। तो वो पेनल्टी भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो इसको चेक एंड बैलेंस में लाएं जितने भी आप एसेट परचेज डालेंगे बिजनेस में या वेल्थ के अंदर जी। मीनवाइल 2 सवाल और आगे जी। पहला जी किनका है, मोहम्मद हैदर अली। कैन वी क्लेम लास्ट ईयर एडवांस टैक्स डिडक्टेड बाय क्लाइंट इन करंट टैक्स ईयर CPR related to period tax year 2019, for example, also income tax return filed received in current tax year 2020। ये मोहम्मद हैदर अली आप ये करें कि उसको ना अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लें, क्योंकि वो तो आप इस साल में क्लेम नहीं कर सकते। जो जिस टैक्स ईयर का टैक्स है वो उसी टैक्स ईयर में क्रेडिट मिलता है, दूसरे में नहीं मिल सकता। तो ये आपका जवाब है आपके लिए। आप इसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन रिवाइज करना पड़ेगा आपको। अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। आगे है जी सैयद एहसन अली कह रहे हैं इफ़ आई रिसीव फॉरेन रेमिटेंस थ्रू ए बैंक नॉट बैंक अकाउंट, अच्छा, विल द बैंक स्लिप बी इनफ एविडेंस ऑफ वैलिड फॉरेन रेमिटेंस। सैयद एहसन अली बात ये हो रही है, अगर तो बात यह है अगर ये पैसा आपका अपना है यानी सोर्स का पता है, फिर तो मनीग्राम भी जो है या भेजने का जो तरीका है, भेजने वाले का नाम और लेने वाले का अगर वो क्लियर कर देता है बैंक, तो ये पर्पस सर्व हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये फॉरेन रेमिटेंस आपने सोर्स बताना है कि नहीं बताना। लेकिन अगर आप 111(4) की बात कर रहे हैं तो वो शेड्यूल बैंक के थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू कोई एक्सेप्ट करेगा जो आपके बैंक में आएगा और इनकैशमेंट का सर्टिफिकेट आप देंगे तब वो उसको मानेगा। तो सैयद एहसन अली अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दीजिएगा जी। आगे एक और सवाल है जी। मोहम्मद आसिफ जमील कह रहे हैं नो हाउ रिटर्न्स फाइलिंग टू 2020। आप रिटर्न अभी भी फाइल कर सकते हैं जी, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब इशू ये है कि अगर आपने टाइम अवेल नहीं किया तो कल को फिर पेनल्टी या उसका जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज या जो भी है उसका नोटिस आपको आ सकता है। मोहम्मद आसिफ जमील अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। फिर आगे जी राजा गुलाम खान खाकर वो कह रहे हैं जुम्मा मुबारक, सलामत रहे सर। थैंक यू वेरी मच जी राजा साहब, आपको भी मुबारक हो, अल्लाह खैर करे। ये 30 मिनट का सेशन है, कोई आप सवाल करना चाह रहे हो तो कर ले। मैंने 6 जो पॉइंट्स हैं 7 जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। चलें, उन्होंने कहा थैंक यू जी, आपका शुक्रिया जनाब, आपको जवाब मिल गया, आप हमारे साथ हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर पे इम्पोर्ट्स जी, 7वें नंबर पे मेरा पॉइंट है इम्पोर्ट्स।
इंपोर्ट्स की इम्प्लीकेशंस इन दी टैक्स ईयर 2020। जी 7वां पॉइंट है हमारा इंपोर्ट्स के ऊपर जो इम्प्लीकेशन है उसकी बात होने जा रही है। देखिए बात ये हो रही है, अगर आप इस वक्त कमर्शियल इंपोर्टर है तो आपके ऊपर अगर एग्जम्पशन नहीं है तो क्या होगा कि आप इस पे जो टैक्स आपका कट जाएगा वो मिनिमम टैक्स होगा। आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और दोनों में से जो प्रॉफिट के ऊपर या लॉस के ऊपर नहीं है तो ये वाला टैक्स या इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स होगा वो दोनों में से जो हायर होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। नंबर 1 तो ये है। मीनवाइल सैयद आबद रहे खुश रहा आमीन। जी सर आबाद रहे खुश रहे, बड़ी मेहरबानी सैयद अदर हुसैन साहब, आपने दुआ की, अल्लाह खैर मेहरबानी करे सब पे। जी इंपोर्ट्स पे बात हो रही थी कि अगर आप मिनिमम टैक्स के अंदर चले जाते हैं तो दोनों में से ओबियसली जो हायर होगा वो आप इसका पे करेंगे। अब इसमें ये है कि अगर कुछ लोगों की इंपोर्ट पिछले साल की अभी आ रही है जो फाइनल में थी वो फाइनल में ही रहेगी, उसको आप उधर रखेंगे। इसी तरह अगर इस साल जून में आपने इंपोर्ट तो कर ली है लेकिन बेची नहीं है तो उसका जो प्रॉफिट होगा ज़ाहिर बात है उसकी एडजस्टमेंट आप करेंगे ताकि ये ना हो कि प्रॉफिट आप सेल जो है आपने बाद में की हुई है वो आप सही ना कैलकुलेट करें। अगले वाला जो प्रॉफिट होगा उसको पीछे लाना पड़ेगा क्योंकि आपने इंपोर्ट के ऊपर टैक्स जो है वो दे दिया हुआ है। तो ये 2-3 एडजस्टमेंट्स हैं, ये ध्यान में रखिएगा, पिछले साल की, करंट ईयर की और नेक्स्ट ईयर की। ये मेरा 7 नंबर था जी इंपोर्ट्स के ऊपर जो कैलकुलेशन होनी थी। नसीम अब्बास साहब मैं आपका सवाल लेता हूँ जी। जी वो कह रहे हैं सर सलाम सर, वालेकुम सलाम जी। एक बिजनेस की फर्म रजिस्ट्रेशन करवानी है बंदे की जो ऑलरेडी एक प्राइवेट का डायरेक्टर भी है, कराची बेस्ड, और उसके इंडिविजुअल स्टेटस पर बिजनेस भी शो हो रहा। क्वेश्चन ये है कि सर कि उसको जो रजिस्ट्रेशन करवानी है फर्म की सेल टैक्स में पीईसी एज ए बिल्डर और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर एक ही फर्म की रजिस्ट्रेशन करवा ले एज ए बिल्डर या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अलहदा रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये एक ही फर्म जिसमें बिल्डर भी हो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो। देखो नसीम अब्बास साहब बात ये हो रही है, अगर तो आप बात कर रहे हैं ना इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में तो आप बिजनेस है, अगर आप उस बिजनेस के अंदर आप जो भी मेन एक्टिविटी है उसको ले आए, अदर एक्टिविटीज़ को भी आप डाल सकते हैं जिसमें आप इंडल्ज हैं। एक बात। दूसरी, जहाँ तक सेल टैक्स की बात है वहाँ आपको ज़रा ये होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर ना अपने फॉर्म पे ना टिक करवाना पड़ेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, रिटेलर जो आप काम करते हैं तभी वो आपका करेगा काम। जी मीनवाइल सैयद अदर हुसैन ने सवाल कर दिया, सर मैं छोटा सा कंसल्टेंट हूँ इनकम टैक्स का, अपनी कंसल्टेंसी कैसे रजिस्ट्रेशन करो। अदर साहब बात यह है कि आप पहले जो भी काम कर रहे हैं आईटीपी या व्हाटएवर, या आप कंसल्टेंट हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे तो आईटीपी पहले बनेंगे, या जो भी आप पे अप्लाई होता है वो आप पहले जिस जगह पे भी है उसको पहले फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लें ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जी मीनवाइल मैं अगला सवाल आपसे शेयर करता हूँ, मेरे पास है इस वक्त उन्होंने कहा जी एफटीआर में 8 नंबर पे मेरा सवाल आएगा जी, केसेस नाउ फॉल अंडर फाइनल टैक्स regime फॉर द टैक्स ईयर 2020। जी देखें इस वक्त बहुत थोड़े केसेस बच गए, लेकिन बहरहाल रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज नॉन रेजिडेंट्स के, उसके अलावा एक्सपोर्ट सेल्स है, उसके अलावा डिविडेंड है, उसके अलावा आपका पेट्रोल पंप्स हैं जो कि कमीशन बेस्ड है, उसके अलावा आपका जो प्राइस बोर्ड है। तो ये कुछ केसेस अभी हैं जो अभी फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर फॉल करते हैं। जी जनाब, बाकी ज़्यादातर मिनिमम या नॉर्मल टैक्स रिजीम में जा चुके हैं। जी मुबशर वड़ाइज कोई सवाल कर रहे हैं, मैं बिल्कुल लेता हूँ जी, मैं आपका ना चले पहले आपका ही सवाल लेते हैं। मुबशर कहते हैं जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हम इनकम टैक्स रिटर्न के लिए टैक्स ईयर जुलाई टू जून हर साल लेते हैं, तरह इसको हम कंप्लीट ईयर मींस जनवरी टू दिसंबर क्यों नहीं कर देते?
प्लीज़ गाइड, थैंक्स। देखिए मुबशर साहब, बात यह है कि लॉ के अंदर ना सेक्शन 74 से ऑनवर्ड जो है ना, उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि वो लॉ में टैक्स ईयर किसको लेंगे। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या है। तो लॉ जब कोई चीज़ प्रिस्क्राइब कर देता है, स्पेसिफाई कर देता है, तो फिर पर्सनल जो जजमेंट्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और जो लॉ कहता है आपको वो करना पड़ता है। जैसे आप पर्सन की मतलब तो इंडिविजुअल लेते हैं, लेकिन पर्सन की डेफिनेशन लॉ में अवेलेबल है। इसी तरह टैक्स ईयर की डेफिनेशन अवेलेबल है, स्पेशल टैक्स ईयर की है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर उसके अंदर उसका हिस्सा है। तो अब आप प्रिजम्पशन या जनवरी टू दिसंबर नहीं ले सकते, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो स्पेशल टैक्स ईयर के अंदर फॉल करता है। मुझे उम्मीद है कि जी आपको जवाब मिल गया होगा। जी आगे मेरे पास है जी 9 नंबर क्वेश्चन है जी आज का, जो वो उन्होंने दिया है, डिस्कशन ऑन इम्प्यूटेबल इनकम अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जी बेसिकली अभी सेक्शन 2 के अंदर आपको आप अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे तो इम्प्यूटेबल इनकम पे पहुंच जाएंगे। उन्होंने डिफाइन किया हुआ कि इम्प्यूटेबल इनकम किसको कहा जाता है। अब उसको वर्क यानी टैक्स अगर आप पे करें तो उसको वर्क बैक करें तो कितनी वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में इनकम होगी कि उसका नॉर्मल टैक्स यही बने जो आपका कटा हुआ है। अब इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन के लिए हुआ है सेक्शन 4B जो आपका है। अदरवाइज इसका आप जो अकाउंट्स आप बनाएंगे, जितने भी जो भी एक्सपोर्टर है FTR के अंदर कवर्ड है, वो सब अपने अकाउंट्स बनाएंगे और आपको क्रेडिट एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस पे ही मिलेगा, जो भी आपके कैपिटल के अंदर जाएगा। तो वो आप इम्प्यूटेबल इनकम का ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 4B इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन के लिए है, अदरवाइज उसका कॉन्सेप्ट अब एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद है जी मेरा कितने हो गए 10 नंबर क्वेश्चन जो आया है जी, उन्होंने कहा है डिस्कशन करें जी आप बेनिफिट्स टू बी availed by salaried individuals। जी ये आखिरी जी आज का सवाल है। बेनिफिट्स तो है availed by salaried individual। मैं जरा स्पेलिंग ठीक कर रहा हूँ जी ये आप जी सैलरी क्लास आपको पता है सैलरी इनकम उस तरह नहीं बढ़ती जिसका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है। तो फिर उनके लिए क्या है कि वो अपने जितने मैक्सिमम टैक्स क्रेडिट्स हैं या बेनिफिट्स हैं उसको अवेल कर लें। जैसे अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे की है, आपने बच्चों की एजुकेशन पे की है, आपने प्रॉफिट ऑन डेट जो आपने घर की एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन पे किया है, मोबाइल का है, गाड़ियों का है, कैश विड्रॉल का है, ठीक है, सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी है। उसके अलावा आप मेडिकल अलाउंस की फैसिलिटी है, अगर आप मेडिकल अलाउंस है, उसके अलावा आपको गवर्नमेंट का अगर सेक्टर है वहाँ से, तो जहाँ जहाँ से जो बेनिफिट इसको हो सकते हैं वो बेनिफिट ये अवेल कर सकते हैं, ताकि इनका टैक्स जो होगा वो एक रीजनेबल लेवल तक आ जाए। ये क्योंकि आधे घंटे का सेशन है जी, अभी तकरीबन 7 मिनट बाकी हैं। आप उससे कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरी एक दो और चीज़ें वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, एक और 11th जो क्वेश्चन आया है वो कह रहे हैं हमारे साथ सेल परचेज एंड गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है जी एक्चुअली लॉ आपको पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे अगर आप इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचते हैं, खरीदते हैं या उस पर जो गेन होता है उस पर टैक्सेबिलिटी 37 सेक्शन के मुताबिक, और उधर से जब परचेज करेंगे 236 के है और सेल करेंगे तो 236 के मुताबिक आपको
जहाँ एप्लीकेबल होगा टैक्स आपको लगेगा। कहीं कहीं ये मिनिमम है और कहीं कहीं ये जो है वो क्या कहते हैं सेपरेट ब्लॉक में फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर चला जाता है। तो ये आज के जी कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है टाइम बड़ा शॉर्ट है। अब रिटर्न्स भी फाइल हो रही हैं, टाइम लिमिटेड है। 23 उसको 23 लोगों को मिली है डेट, उसको 24 तारीख मिली है, तो टाइम बड़ा शॉर्ट है। कोशिश करें कि रिटर्न वक्त पे फाइल करें ताकि आपको भी आसानी पैदा हो और जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसको भी रेवेन्यू इकट्ठा करने में कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। जी, आज के लिए बस इतना ही है। अब आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला फिर नई लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें।